हमने ये देखा है, नॉर्मली आपने भी देखा होगा इंडस्ट्री में, कि एचआर और आईआर और यूनियन लीडर ये तीनों बहुत अलग अलग चलते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर अलाइन हो जाएं तो शायद मैजिक हो जाए, बट ऐसा क्यों है कि ये तीनों लोग ही अलग चलते हैं? आईआर वाला कहता है कि एचआर कोई काम नहीं करता, एचआर वाला कि आईआर वाले ही क्या काम करते हैं, और यूनियन लीडर तो कहते ही हैं कि ये तो सिर्फ हमें धमकाने आते हैं। और एचआर और आईआर वाले बोलते हैं कि भैया यूनियन लीडर का तो काम ही है स्ट्राइक कराना, उनके पास और कोई धंधा नहीं है। तो क्यों है सर ऐसा, मतलब व्हाई? आई वॉन्ट टू टेल कि आईआर इज़ नॉट बॉलीवुड मूवी कि 2 घंटा 3 घंटा के लिए आपका आईआर हुआ और उसके बाद ख़त्म हो गया। आईआर इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट. इट्स नॉट एन एंटरटेनिंग स्टफ बट इट इज़ अ सीरियस रिलेशनशिप स्टफ, आई वुड से. और इंडस्ट्रियल रिलेशन की जब बात करते हैं हम, तो नॉर्मली आप देखेंगे कि जो है कहीं भी हम बात करते हैं या किसी भी पढ़ाई में किसी एक जो पिक्चर इमर्ज होके आती है किसी के भी सामने जी वो ये आती है कि वी आर टॉकिंग ऑफ लीगल थिंग्स, जी वी आर टॉकिंग ऑफ डिस्प्यूट्स, वी आर टॉकिंग ऑफ यूनियन मैनेजमेंट. यूनियन मैनेजमेंट मीन्स ऑलवेज नेगोशिएटिंग. जी ये तो बहुत बड़ा आता है सर कि काम क्या है आईआर का, भाई यूनियन से नेगोशिएट कर लो, बिल्कुल, लीगल रिन्यू चीज़ें करा कर लो, लो, लीगल चीजें एक्शन देख ले लो, हाँ। वार्निंग लेटर इशू कर दो. बस तो ये सारी चीज़ें तुरंत दिमाग में आती हैं और इसी पे सारे जितने भी एमबीए कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं. देखो, अब शॉप फ्लोर की जब बात करते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरे करियर का जन्म ही शॉप फ्लोर में हुआ. अच्छा। हाँ, शॉप फ्लोर तो बिल्कुल मेरे लिए एक लर्निंग ग्राउंड था. आज का पॉडकास्ट बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही इंस्पिरेशनल लीडर हैं मिस्टर रतन अग्रवाल सर, जिन्हें आप सब जानते हैं बिकॉज उनकी जर्नी बहुत ही सारी कंपनीज के साथ, टॉप ब्रांड्स के साथ वो काम कर चुके हैं, जैसे रिलायंस, एस्कॉर्ट्स, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प। और उनका मानना है कि अगर आपको सक्सेसफुल लीडर बनना है तो आपको टॉप फ्लोर नहीं बनाएगा, शॉप फ्लोर बनाएगा। इसका मतलब अगर आपने एक सक्सेसफुल आईआर या एचआर बनना है तो आपको शॉप फ्लोर पे जाना पड़ेगा, आपको फैक्ट्री में जाना पड़ेगा और लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ेगा, उन्हें जानना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। और सर कहते हैं बहुत ही खास बात कि अगर आपने एक अच्छा लीडर बनना है तो आपने सिर्फ 3 चीजें ध्यान रखनी है कि आप लोगों से कनेक्ट कैसे करते हैं, आप उन्हें अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, और बहुत ही खास बात कि आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कैसे करते हैं। जब आप अपने बारे में ना सोच के दूसरे लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो आप एक अच्छे लीडर बन जाते हैं। सो आइए स्वागत करते हैं रतन सर का, जो कि अपनी विजडम से कुछ टिप्स आज हमें देंगे और उनकी जर्नी से हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं टॉप फ्लोर से नहीं, मैं शॉप फ्लोर से अच्छा इंसान बना हूं। सो आइए स्वागत करते हैं। सो वेलकम रतन सर, इट्स माय प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो, एज यू नो दैट यू आर वन ऑफ माय मेंटोर्स। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस कॉन्वर्सेशन के लिए। थैंक यू सिमरन, थैंक यू फॉर हैविंग मी. और आपके नाइस इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आज आपके व्यूअर से बात करेंगे और मैं आपका पॉडकास्ट देखता हूँ और आई एम रियली टेलिंग यू यू आर डूइंग रियली वेल और बहुत अच्छा लगता है. एंड द वे यू आर प्रोग्रेसिंग, आई एम रियली हैप्पी. सर थैंक यू सो मच, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अपने मेंटोर से अपनी तारीफ सुनना, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हो. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपकी शुरुआत शॉप फ्लोर से हुई, तो आपको लगता है कि हर एक आईआर और एचआर एग्जीक्यूटिव को शॉप फ्लोर पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए? आपकी लर्निंग्स क्या थी उस शॉप फ्लोर से? देखो, अब शॉप फ्लोर की जब बात करते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरे करियर का जन्म ही शॉप फ्लोर में हुआ. अच्छा। हाँ, शॉप फ्लोर तो बिल्कुल मेरे लिए एक लर्निंग ग्राउंड था. जी। और जैसे मुझे वो रोल दिया गया शुरू में, डेफिनेटली मुझे लगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. एंड रोल वाज कंप्लीट. आई मीन यू आर कंप्लीट एचआर हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया एरिया। which
comprised of 400 to 500 people, जी mostly workmen, some 400, 450 workmen and 50 staff members. जी And you have to really support them in everything. So most of the time it was industrial relation which was there. और उसके चलते क्या है कि आपको कंटिन्यूसली उनके साथ एंगेज करना पड़ता था. जी सेकेंड एस्पेक्ट ये था कि जितने एचआर ट्रांसफॉर्मेशन के TQM इनिशिएटिव्स एंड स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं वो सारे फोरम्स को जो है वहाँ इम्प्लीमेंट करना था. उसके लिए रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था उन लोगों के बीच में. बट मेन इशू ये था कि भाई उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे अप हो और वो कैसे इंगेज करें और किसी भी स्ट्राइकिंग सिचुएशन में पार्टिसिपेट नहीं करें. बिकॉज उस कंपनी के अंदर 5 यूनियन थी. ओह माय गॉड. और जो मेरा एरिया था उसमें अपोजिशन की यूनियन थी और रिकग्नाइज्ड यूनियन जो थी उसका बाकी एरिया में होल्ड था. बट वहाँ पे जो है डेफिनेटली थिंग्स वर टफ एंड दे वर नॉट फॉलोइंग दी आई वुड से दी एडवाइस ऑफ द रिकग्नाइज्ड यूनियन. तो उनके फॉलोअर्स नहीं थे वो लोग. तो सर आपने कहा 5 यूनियन थी, तो आपकी स्टार्टिंग 5 यूनियन के साथ हुई है. 5 यूनियन के तो साथ मैं हुई है. चाहूंगी कि आप कुछ 4-5 टिप्स बताएं कि यूनियन को कैसे हैंडल करना चाहिए. व्हाट इज द आइडियल वे टू हैंडल यूनियन या एम्प्लॉय. देखिए यूनियन को हैंडल करने का कोई एक मैजिक फॉर्मूला नहीं है. एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग. राइट. सभी ह्यूमन बीइंग हैं. जी. लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि यूनियन के अंदर बहुत सी ऐसी खासियत है और बहुत सारे HR मैनेजर्स को उनसे सीखना चाहिए कि हाउ दे कनेक्ट विद देयर पीपल, हाउ दे रियली इन्फ्लुएंस. जी. हमारे एक मेंटोर थे रिलायंस में, वो ये कहा करते थे कि अगर आपने एक एरिया में कोई अच्छा HR मैनेजर लेना है तो कोई यूनियन लीडर को ला करके वहाँ बैठा दो. क्या बात कर रहे हो. हाँ, वो कहते थे उसको HR रोल दे दो. अच्छा. और ऐसा हमने इंडस्ट्री में होते हुए देखा है और आपको भी पता है. आई नो. HR वाले मानेंगे नहीं. बट यस. बट आप ऐसा क्यों कहते हैं कि यूनियन लीडर ज्यादा अच्छा HR बन सकता है. व्हाट इज द रीजन. देखिए हम सबको ये सोचने की बात है कि जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करते हैं तो एज ए मैनेजर हम खाली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के तरफ ओरिएंट होते हैं. हम वही पढ़ाई करके आते हैं. जी. एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कनेक्टिंग विद पीपल. कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करना है, कैसे उनको इन्फ्लुएंस करना है, कैसे उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, कैसे उनको अलाइन करना है विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और कैसे उनके साथ ज़रूरत के समय खड़ा रहना है. ये सारी चीज़ें हमें सिखाई नहीं जाती. एक्चुअली कोई नहीं किसी भी पढ़ाई में कोई नहीं सिखाता. और ऐसे समय में क्या होता है कि जब आप इस गैप को यूनियन लीडर भरता है. आप सैलरी दे रहे हैं, आप नौकरी दे रहे हैं, आप फैमिली सारी वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं, आप हर कुछ कर रहे हैं, लेकिन सुन रहा है वो किसी और की. राइट. वो क्या करते हैं, वो यही 4-5 चीज़ें करते हैं. कनेक्ट हो गया, केयर हो गया, आपकी जो है उसके जब भी उसको पता है कि अगर मेरे साथ कोई इशू हो गया तो ये बंदा मेरे साथ आके खड़ा होगा. वो सिक्योरिटी देते हैं कि मेरा यूनियन लीडर खड़ा है, वो मेरे साथ गलत नहीं होने देगा. वो मेरे साथ गलत होने नहीं देगा. सो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ उनसे सीखनी चाहिए और ये चीज़ अगर हम अपने यहाँ अपने लोगों के साथ इसी तरह का कनेक्ट बिल्ड करें. जी. डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि कोई ओवरलैपिंग हो यूनियन के साथ. अगर यूनियन है तो जी जी जी. जिन कंपनियों में यूनियन है ओवरलैपिंग ना हो, साथ साथ मिल के चलें एज ए पार्टनर. जी. हम भी कनेक्ट करें, वो भी कनेक्ट करें और मिल करके करें. जहाँ पे यूनियन नहीं है वहाँ पे ये रोल पूरी तरीके से HR मैनेजर्स को करना चाहिए. राइट. बट सर हमने ये देखा है, नॉर्मली आपने भी देखा होगा इंडस्ट्री में, कि HR और IR और यूनियन लीडर ये तीनों बहुत अलग अलग चलते हैं. जैसे आपने कहा कि अगर अलाइन हो जाएं तो शायद मैजिक हो जाए. बट ऐसा क्यों है कि ये तीनों लोग ही अलग चलते हैं. IR वाला कहता है कि HR कोई काम नहीं करता, HR वाला कि IR वाले ही क्या काम करते हैं, और यूनियन लीडर तो कहते ही हैं कि ये तो सिर्फ हमें धमकाने आते हैं. और HR और IR वाले बोलते हैं कि भैया यूनियन लीडर का तो काम ही है स्ट्राइक कराना, उनके पास और कोई धंधा नहीं है. तो क्यों है सर ऐसा, मतलब व्हाई? It's a power of it's a struggle. It's a power struggle you can say. Okay. Basically कि इसमें होता क्या है कि
लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमें एक सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वर्क प्लेस के ऊपर, ठीक है। और कोई भी पर्सन अगर जो है अपने एरिया में देखता है किसी और की इन्वॉल्वमेंट, एचआर का एक फंक्शन है, एचआर का फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन का है, बट एवरीबडी सपोर्टिंग ईच अदर। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कल्चर बिल्ड करना चाहिए और इट विल फ्लो फ्रॉम टॉप। जैसा वो अपने टॉप लीडरशिप को देखेंगे वैसा वो बिहेव करेंगे। आई एग्री। ठीक है, तो अगर हम ये कल्चर बिल्ड करते हैं कि हम खुद अपने कॉलीग्स के साथ, अगर हम टॉप फ्लोर में हैं तो हम अपने कॉलीग्स के साथ अगर जो है उसी तरह से बिहेव करते हैं और पूरी तरीके से हमारा कनेक्ट है, हमारी पार्टनरशिप है और हम हर इशू में साथ साथ काम करते हैं, सेम थिंग विल फ्लो डाउनवर्ड्स एंड पीपल विल पार्टनर विथ ईच अदर। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं पीपल फील थ्रेटेंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेरियस फंक्शंस एंड उनको लगता है कि कहीं हमारी सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ख़त्म ना हो जाए। ये एक माइक्रो व्यू है, एक माइक्रो व्यू है लोगों का। मेरा ये कहना है कि ये चीज़ मैं लकी हूँ कि शायद जब मैंने करियर शुरू किया तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आई, बिकॉज हम 4 पर्सनल ऑफिसर थे और हम सबकी पार्टनरशिप और एंगेजमेंट बहुत अच्छी थी एंड उसको काफ़ी लोग इसके बारे में बात भी करते थे और हमने कभी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं किया और एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश की। कभी कभार छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे वो तो लेकिन है। हाँ, लेकिन डेफिनेटली जो है ये बहुत मैं इस मामले में लकी रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि डेफिनेटली एचआर का जो एचआर एंड एचआरडी का जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड देन एचआर ट्रांसफॉर्मेशन का सारा जॉब है या टीक्यूएम प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करने का है, अगर जो है वो उस फंक्शन के लोग मैच्योर्ड एनफ हैं, सो दे विल बी एबल टू एग्जीक्यूट नाइसली, इन्फ्लुएंस भी लोगों को पार्टनर बना के। सो यू नीड लॉट्स ऑफ पेशेंस। एचआर के जॉब को आप लाइन जॉब से कंपेयर नहीं कर सकते। एचआर के एनी एचआर पर्सन हैज टू बी वेरी वेरी डिफरेंट। और एक चीज और मैं कहता हूँ, जी, यू आर वेरी लकी दैट यू आर इन एचआर। Why? आई एम गिविंग यू द रीजन। आजकल जेन जी हमेशा हर चीज के लिए वाई पूछते हैं ना। Yes. Why? So why is just because you are getting paid for helping others. Wow, that's such a beautiful aspect. आप ये सोचो कि आप कितने लकी हो कि आप ऐसे प्रोफेशन में हो कि आप हमेशा कोई ना कोई आपके पास आ रहा है और आप उसको हेल्प कर सकते हो। आप उसको हेल्प कर सकते हो एजुकेशन में, आप उसको कैरियर में, आप उसको एडवाइस में। हर चीज़ पैसे से नहीं होती, हर चीज़ वेलफेयर नहीं होता। जी हर चीज़ बट आप उसको कितने तरीके से 360 डिग्री आप उसको हर तरीके से, उसके परिवार में, उसको गाइडेंस में, उसको कनेक्ट में, उसको नेटवर्किंग में, उसको नॉलेज में, उसको एंगेज करने में, हर चीज़ में आप उनको जो है सपोर्ट कर सकते हो। सो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि भगवान ने आपको चुना है कि आप एचआर में हो और उसका ऑनर करो उस एचआर डेजिग्नेशन का। जी। तो रतन सर, मुझे एक और चीज़ बताइए। जैसे आपने कहा कि सबको एक्चुअली दे हैव फियर कि मेरी जॉब ना चली जाए। आईआर को ये रहता है कि अगर एचआर का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ तो मेरी पावर चली जाएगी। और सेम आई थिंक ये तीनों कैटेगरीज में सेम ही होता है, बट हमें कोई सिखाता नहीं, जैसे आपने मुझे कहा। तो ये जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, फर्स्ट टाइम मैनेजर्स, बिकॉज आप एक लेवल से ऊपर आते हो, अभी तक आपका जो दिमाग है वो सिर्फ एज अ फॉलोअर है कि जो मेरे बॉस ने कह दिया मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। बट जैसे ही आप एक मैनेजर बनते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने पिटारे से, जब आप पहली बार मैनेजर बने थे तो वो क्या प्रेशर होता है पहली बार मैनेजर बनने का, और क्या एडवाइस देंगे आप उन लोगों को जो अब फर्स्ट टाइम मैनेजर बन रहे हैं, क्योंकि आप तो बन चुके हैं। नहीं, आप मुझे बहुत पीछे ले जा रहे हो, तो मैं डेफिनेटली मैं सोचता हूँ कि कौन से इंसिडेंट को यहाँ बताना सही रहेगा। जी। देखो, जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मैंने सोचा नहीं था। जी। एक दो चीज़ें तो ऐसी हैं कि हमें मेरे को मेंटर्स बहुत अच्छे मिले थे। जी। हमारे दोनों मेंटर्स, एक इमीडिएट बॉस थे जो ऑलमोस्ट सेम एज के थे, एंड ही वाज एमटेक इन एचआरडी फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, एंड बहुत ही
बहुत ही आप कहोगे कि जो है उन्होंने बहुत काम किया था और हम लोगों को डेवलप करने में भी उनका बहुत हाथ है। तो फर्स्ट टाइम मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ये बताऊं, जब मैंने फर्स्ट जॉब चेंज किया था, जी डेफिनेटली मेरा फास्ट ग्रोथ तो फर्स्ट कंपनी में हुआ था, बट आई वाज डेप्यूटी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जी व्हेन आई लेफ्ट। When I became HR head in the next company just after 5 years of my career वाओ in Britannia Gwalior, and Gwalior was not a very easy place to work with because वो चंबल का एरिया और उधर से सारी चीज़ें थी। बट एनीवे आई मीन आई रियली एन्जॉयड माई स्टिंट एट ग्वालियर। तो वहाँ पे जब मैं हुआ तो अचानक से वंस यू बिकम डिपार्टमेंटल हेड इन HR, आप सडनली रियलाइज करते हो कि आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो टू आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड यू आर फेस ऑफ द कंपनी। सो आपकी मेच्योरिटी लेवल उस लेवल की होनी चाहिए एज इफ यू आर द कंपनी, yeah and suddenly you are found wanting. You have to meet big people and you have to address all the issues. यूनियन आपके पास एक एक्सपेक्टेशन से आती है कि आपको डिसीजन चाहिए, आप डिसीजन लेने के कैपेबल हो या नहीं हो, उस समय आपको पता चलता है। मैनेजमेंट आपसे एडवाइस एक्सपेक्ट करती है क्रिटिकल सिचुएशंस में, उसमें आपको पता लगता है कि आपकी स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी पता लगती है। उसके अलावा जब आप जाते हो डिफरेंट फोरम्स में, कंपनी के लीगल केसेस हैं, गवर्नमेंट लाइजनिंग है, सारी जगह जाते हो, आपको इनवाइट किया जाता है उस शहर में बहुत सारी जगह एज ए चीफ गेस्ट। सडनली यू रियलाइज यू आर इन अ डिफरेंट प्लैनेट एक्चुअली, एंड उस समय you need a very very matured and I would say a mentor who can really hold your hand and you can really guide you in that particular phase. And I got that mentor in Wow. Britannia definitely, so that really helped me. बट सर आप लकी थे कि आपकी हैंड होल्डिंग के लिए आपके मेंटोर्स थे, बट बहुत सारे फर्स्ट टाइम मैनेजर्स फेल होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनको क्या करना चाहिए? नहीं, आई वुड नॉट से कि भाई मेंटर्स किसी के पास नहीं होता, मेंटर्स सबके पास होते हैं। ओके और कोई आपको स्पून फीड नहीं करेगा, स्ट्रगल तो आपकी है। ओके आप ये सोचें कि मेंटर मिल गया और आपका काम हो गया, नहीं होगा। अच्छा मेंटर आपसे हफ्ते में एक बार मिलेंगे, महीने में एक बार मिलेंगे, एक चीज़ बताएंगे, कहीं आप जहाँ बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हो वहाँ हेल्प कर दिया, आपको एडवाइस कर दिया। लड़ाई आपको खुद लड़नी है। ओके आपको ये समझना है कि क्या एक्सपेक्टेशन है और उस एक्सपेक्टेशन को कैसे फुलफिल करना है। तो वो एक रिगर है जिसमें आपको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा, खुद उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी, खुद मैच्योरिटी अंदर लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के समय में तो पॉडकास्ट अवेलेबल है, आज के समय में पूरी इंटरनेट अवेलेबल है। हमारे टाइम में वो नहीं था, इतने सारे इन्फॉर्मेशन नहीं थे। तो आज के दिन में इट इज़ क्वाइट ईजी। उस समय हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी सोचा, काफ़ी लोगों से बात की। अपनी फैमिली में काफ़ी लोग हैं जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल थे। मेरे फादर इन लॉ रिटायर्ड IAS थे, उनसे भी बात की मैंने कई बार ऐसे सोचा कि मेरी मदर ऐसी सिचुएशन में क्या करती, उनको मैं बहुत उनसे इंस्पायर्ड हूँ बहुत सारी। तो मेरी मदर ऐसी सिचुएशन में, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इमोशनली स्टेबल पर्सन आई हैव सीन। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करती, कैसे फैमिली में टैकल करती। तो अगर आप अपने वर्क प्लेस को एक फैमिली की तरह लें और अपने लाइफ सिचुएशन से कोई एग्जाम्पल लेकर के खुद सीखने की कोशिश करें तो काम आसान हो जाता है। बट सर जैसे आपने कहा लर्निंग आप ओपन थे लर्निंग के लिए, बट मैंने देखा है कि कई मैनेजर्स होते हैं जैसे ही प्रमोशन मिलती है एक मैं आ जाती है कि मुझे प्रमोट किया गया है सो मैं बढ़िया हूं, अब मुझे लर्निंग नहीं चाहिए, आई एम परफेक्ट। तो क्या कहेंगे आप ऐसे ये परफेक्ट सिंड्रोम के लिए जब मैं आ जाए तो किसी में? देखिए, मैं जिस दिन आ गया उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू है। उस दिन से आप समझिए कि जहां आप पहुंचे हैं या तो वहीं रह जाएंगे या फिर वहां से नीचे उतरना शुरू कर देंगे। क्योंकि मैं जो है प्लेस है वो आपको अकेला कर देगा जी जब आप हम की तरफ मूव होंगे, तब आप जो है डेफिनेटली पाएंगे कि आप जो चाहते हैं वो कर पा रहे हैं, आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कॉलेज से एक MBA ग्रेजुएट निकलता है जी वो आता है, he has learned many things and he is bubbling with energy, confidence and everything। Gen Z की भी बात करें तो जी वो अंदर आने के बाद उनको लगता है कि हम सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर देंगे, we know everything and we'll do it, and they start applying their knowledge
whatever they have learned Hmm. in the factory setup or the company setup, wherever they work, जी. workplace में जब वो करना शुरू करते हैं, रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, Hmm. कितनी बार फेल होना पड़ता है उनको। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है दोनों इसीलिए तो तरफ आजकल से। सारी बड़ी स्कीम क्यों होता है वो, Hmm. बिकॉज आपने अभी लाइफ स्किल सीखनी है, Hmm. आपने रिलेशनशिप बिल्डिंग सीखनी है, आपने इमोशनल स्किल्स सीखनी है, Hmm. राइट। इंटेलिजेंस कैन बी आर्टिफिशियल बट इमोशनल quotient is real. How important is emotional quotient as per you? Emotional quotient is very, very important. Actually, it is a success parameter. If Okay. you want to succeed in life, you want to achieve success Hmm. in your corporate career, unless you are emotionally, your EQ is high, Hmm. you won't reach to the leadership level. Hmm. कितने लोगों ने ये एक स्पीच सुनी थी मैंने अन्ना हजारे मूवमेंट के टाइम में, अन्ना हजारे जी की। जी. उन्होंने ये कहा कि लीडर वही हो सकता है जिसमें अपमान सहने की ताकत हो। How beautiful statement it is. वो जब उन्होंने कहा तो वो मेरे दिमाग में एकदम से, मैंने कहा कितने सिंप्लीफाइड वर्जन में इन्होंने बता दिया कि आप में अगर वो कैपेबिलिटी है कि हर एडवर्स सिचुएशन को, एडवर्स रिएक्शंस को, एडवर्स एनवायरनमेंट को, और हर चीज़ जब आपके अगेंस्ट में है उस समय भी आप खड़े हुए हो और अपने लोगों के साथ खड़े हो और अपने लोगों को जो है शेल्टर कर रहे हो, तो आप लीडर हो। तो सर जैसे आपने कहा कि अपमान सहन करने की शक्ति हो, बट हमें तो ये सिखाया गया है कि कोई भी आपका अपमान करे तो इंस्टेंटली रिएक्ट करो या तो उसको ख़त्म कर दो, डिमिनिश कर दो। तो आज के लीडर्स वही कर रहे हैं। देखो, दो वर्ड होते हैं, अपमान और स्वमान। ये अपमान मतलब देखो, अपमान की मुझे ऐसा लगता है सर कि अपमान की डेफिनेशन भी बहुत अलग अलग है। शायद एक चीज़ आपके लिए अपमान हो, मेरे लिए अपमान ना हो। तो आपकी डेफिनेशन क्या है अपमान देखिए, मेरा ये मानना है कि अपमान आपका तब तक कोई नहीं कर सकता जब तक खुद आप अपने आप में अपमानित महसूस न करें या खुद आप अपना अपमान न करें। ओके। बाहर से कोई किसी ने क्या रिस्पॉन्स दिया, क्या रिएक्शन किया, उस रिएक्शन को आप कैसे लेते हो ये आपके ऊपर है। इसमें जो है स्पिरिचुअलिटी का भी काफ़ी, अगर आप कुछ पढ़ते हो तो आपको पता लगेगा, बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी नई नई उसमें। जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमें ये पता होना चाहिए कि वॉट एवर वी थिंक वी बिकम दैट वे। सो हमारी जो डेस्टिनी है वो स्टार्ट होती है हमारे थॉट प्रोसेस से। ओके। All the situations which is happening outside, whether people are insulting you or anything going against you, is totally beyond your control. Okay. It cannot be under your control. What is under your control is your thought, your thought process, and the response to that particular situation. Okay. So आप react करने के बजाय आप respond करो, and how you respond makes you as a person, whether you are going to be successful in your career, whether you are going to become big leader, that will all depend on how you talk to yourself, how you create thought, how you respond. So basically, जब तक आप अपने पे वर्क नहीं करेंगे, आप उस जगह नहीं पहुंच सकते जो टॉप फ्लोर की हम बात कर रहे हैं। आई एग्री। देखिए, जैसा कि रतन सर ने कहा कि आपको अगर शॉप फ्लोर से टॉप फ्लोर पे पहुंचना है तो बहुत ज़रूरी है अपने आप पे काम करना। और बहुत ही खूबसूरती से सर ने बताया कि आप एक अच्छे लीडर तब बन सकते हैं जब आप में क्षमता हो, किस चीज़ की? अपमान सहन करने की। और जैसा सर ने कहा कि अपमान की भी डेफिनेशन बहुत अलग है। आप किस चीज़ से अपमानित होते हैं ये भी आप पे डिपेंड करता है। तो अपने आप से बात करना शुरू कीजिए और अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे और आप चाहेंगे कि आप बाहर काम करना शुरू करें, लोगों पे काम करना शुरू करें, तो वो दुनिया कभी भी खूबसूरत नहीं होगी और आप हर चीज़ में अपमानित फील करेंगे। सर, जैसे हमने बात करी जेन ज़ी की,
तो आपको क्या लगता है कि दे आर पैशनेट, दे हैव क्लैरिटी, और दे आर अनरिलायबल? नो, जेन जी मैं कहूँगा कि बहुत ही कैपेबल लोग हैं, और जो भी जितने लोगों से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है, हाईली इंटेलिजेंट, मल्टीटास्कर, और बहुत बहुत मैं कहूँगा कि आज एक हम लोग लकी हैं कि हमारे इंडिया की डेमोग्राफी ऐसी है कि हमारे यहाँ काफ़ी पढ़े लिखे जेन जी यहाँ पे हैं, जी। और वो डिफरेंट अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जब हमारे 100 इयर्स ऑफ आर इंडिपेंडेंस होगा, तो जेन जी की लीडरशिप ही हमें वो 100 इयर्स में ले जाएगी, सेंटेनरी में। तो हमें क्या सीखना चाहिए जेन जी से, एज पर यू? सो जेन जी की जो मैं कहूँगा कि आईक्यू लेवल इज़ वेरी वेरी गुड, उनकी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे मल्टीटास्कर हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। उनको जो एक चीज़ है जो कि, क्योंकि आज 4 जनरेशन काम कर रही है वर्क प्लेस पे, तो उनको जो एक चीज़ हमेशा चाहिए अपने सीनियर से, अगर कुछ करना है या क्या क्या करना है, आप वो बता दीजिए, लेकिन क्यों करना है ये भी बताना है उनको। They ask why. दे आस्क व्हाई, And I think it's very beautiful कि आपको पूछना चाहिए why. हाँ, तो उनको ये, जब उनको ये क्लियर हो जाता है, आप आज के डेट में ये नहीं कर सकते कि दे आर नॉट, एट आवर टाइम वी वर ओबीडियंट काइंड, बॉस ने कह दिया हमें करना है तो करना है, बॉस इज ऑलवेज राइट। यस, आई थिंक वो डेफिनेशन चेंज हो रही है, दैट बॉस इज नॉट ऑलवेज राइट, बट मेरा वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। वाई क्लियर, जब तक उनको वाई क्लियर होता है, दे रियली वर्क वेरी वेरी हार्ड। एक चीज जो उन पे काम करना, जैसे हमने इमोशनल क्वोशंट के ऊपर बात की, इस इमोशनल क्वोशंट पे उनको काम करना होगा, बिकॉज इस जनरेशन के अंदर जितने भी जेन जी आए हैं, उनके पेरेंट्स ने उनको अपने पेरेंट्स को थैंक देना चाहिए, बिकॉज उनके पेरेंट्स ने अपने पेरेंट्स को भी संभाला, इनको भी संभाला, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आई एग्री। तो नॉर्मली इसको सैंडविच जनरेशन कहा जाता है। I like the name. यस, सो उनको अपने पेरेंट्स से सीखना चाहिए अबाउट इमोशनल क्वोशंट, दैट इज वन। सेकंड इज, उन्हें एक स्टडी करनी चाहिए पूरे इंडिया के कैसे इंडिपेंडेंस मिली, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, और जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं उसके बारे में पूरी स्टडी करें कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है। हमारी कंट्री ने बहुत बड़े बड़े लीडर्स दिए हैं, ग्रेट लीडर्स, एंड दे हैव डन वेरी गुड एट देयर ओन टाइम्स। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ, कहाँ से हमारे पब्लिक सेक्टर्स आए, उसके बाद ऑटोमोटिव रिवोल्यूशन हुआ 84 में, जब उस समय की देन गवर्नमेंट, उन्होंने जो है टाई अप किया सुजुकी से, एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हुआ। हीरो मोटोकॉप 2 व्हीलर होंडा के साथ कोलैबोरेशन हुआ, बहुत बड़ा इकोसिस्टम हुआ। हमारी इकोनॉमी ओपन हुई। इनफैक्ट मुझे गुजरात मॉडल आप देखिए, वहाँ पे कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। गुजरात, वाई आई एम सेइंग इज बिकॉज वी हैव ए पर्सनल एक्सपीरियंस। हमारे मारुति में मैं जब था तो वहाँ सुजुकी का भी प्लांट लगा था जी, और फिर हीरो में मैं गया तो हीरो का भी जो है प्लांट गुजरात में लगा था जी। गुजरात इज अ हब। यस, तो वहाँ पे कैसे वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने, जो कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जी, उन्होंने कैसे पिच किया, कैसे किया, वो सारी स्टोरीज हमें पता है। उन्होंने कितनी मेहनत की उस इंडस्ट्री को लाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में जिन जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है वो सब पता होना चाहिए हमारे जेन जी को। प्लस दे शुड आल्सो स्टडी द इंडस्ट्रियलिस्ट्स। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे एचपी नंदा साहब हैं, हमारे मिस्टर ब्रिज मोहन लाल मुंजाल हैं, ओसामू सुजुकी, ही वाज अ टीचर जी, एंड द वे ही हैज क्रिएटेड दैट एम्पायर। देन उसके बाद वो सारी, तो वो कैसे किन हालात में आए, कई लोग बाहर से पार्टीशन पे आए, उन्होंने आके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, कैसे खड़ा किया, कुछ तो होगा उनमें, आई एम श्योर। तो डेफिनेटली इन चीज़ों को पढ़ के उनको समझें, और कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करने की जरूरत, जैसा मैंने कहा कि बहुत जरूरी है इमोशनल क्वेश्चन। यस, सो इंटेलिजेंस कैन बी आर्टिफिशियल, इमोशन हैज टू बी रियल। वेरी ब्यूटीफुल सर। तो सर मैं ये चाहूँगी कि बिकॉज आप हर सेगमेंट में रह चुके हैं, तो मैं चाहूँगी कि एक अच्छा HR कैसे बन सकते हैं, 5 टिप्स। एक अच्छा IR कैसे बन सकते हैं, 5 टिप्स। और शॉप फ्लोर से टॉप फ्लोर पे कैसे जा सकते हैं, 5 टिप्स। देखिए 5 टिप्स अलग अलग
तो मैं कैसे कहूँ, लेकिन मैं एक साथ दे दीजिए। एक साथ मैं तो यही कहूँगा, देखिए कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी में आता है तो वो 3 चीज़ें देखता है, जी। कैरियर, कॉम्पेंसेशन एंड कल्चर। ओके। एज एन HR एंड IR प्रोफेशनल, अगर आपने इन 3 चीज़ों का ध्यान रखा तो आपका एम्प्लॉय हमेशा हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय रहेगा। ओके। आपने उसके कैरियर पे ध्यान दिया, आपने उसके कॉम्पेंसेशन पे टाइम टू टाइम ध्यान दिया, ठीक है आपने एक कल्चर ऑफ रिवॉर्डिंग एंड कल्चर ऑफ परफॉर्मेंस बिल्ड किया और उसके लिए उसको सपोर्ट किया जी। एंड इसको कंटिन्यूअसली रिन्यू करते गए। ठीक है। ठीक है ना। एक तो ये चीज़ है कि आपको हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप टॉप फ्लोर पे हैं तो किस तरह की हम पॉलिसीज़ बनाएं, किस तरह से हम उनसे कनेक्ट करें। कल्चर में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज मैं देखता हूँ कि अगर मारुति की बात करें तो वहाँ के MD हर महीने तीनों यूनियन से पर डायरेक्ट मीटिंग करते हैं अलॉन्ग विथ CHRO, और उनके इश्यूज़ जो ग्रास रूट लेवल के इश्यूज़ हैं वो सुनते हैं। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो वहाँ के चेयरमैन 100% एम्प्लॉयज़ के साथ हर 6 मंथ्स पे उनसे कनेक्ट करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं ओवर द डिजिटल मीडियम, उनको एड्रेस करते हैं, कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी आंसर करते हैं जी। तो इस तरह के टाउन हॉल्स, इस तरह के ओपन हाउसेज, इस तरह के फोरम्स, ये सारी जो सिस्टम्स हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे उनका कनेक्ट हमारे से बन सके। ओके। बट अगर पर्सनल लेवल पे आप पूछें तो मुझे ये मालूम है कि अगर किसी को भी रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो ये 3 चीज़ें अपने दिमाग में आप स्टोर कर लीजिए, चाहे वो टॉप फ्लोर पे है, शॉप फ्लोर पे है, जेनजी है। 3 चीज़ें आप ध्यान रखें। जी। हर आदमी आपसे क्या चाहता है रिलेशनशिप में। पहली चीज़ है कि लिसनिंग। जी। सो आप कई बार आपने सुना होगा कभी 2 लोगों के बीच झगड़ा हो जाता है तो पहली चीज़, वाइफ हस्बैंड का भी झगड़ा होता है तो क्या वन पर्सन से डू यू इवन लिसन टू मी, नहीं हूँ मेरी सुनते बात। नहीं हो ये इंसान सुनता नहीं है। डू यू इवन लिसन। हाँ। नेक्स्ट क्या होता है लिसनिंग के बाद, अंडरस्टैंडिंग। सो एक बार आपने किसी को सुना, यू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू, listening and understanding. So do you even understand? So once you listen, sometimes people complain, do you even understand? So listening के बाद understand किसी को करना जरूरी है. And then the third is accepting the other person. Very important. So if you accept the other person, जब उस बंदे को आपने अपना बना लिया तो वो आपका हो गया। और अगर आप सोचें कि आप कंपनी छोड़ दें और वो आपका अपना नहीं है, ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप कंटिन्यूज फॉर एवर। कैरियर कैन एंड, रिलेशनशिप कंटिन्यूज। वाओ। सो दैट विल कंटिन्यूज। तो आप ये सोचें, जिस समय अगर आप लिसन, अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्टेंस का अगर आप फॉर्मूला अपने पास रखें, आप दुनिया की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स, 2 ऑर्गेनाइजेशंस, 2 नेशंस। बहुत 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 ही खूबसूरत बात कही सर आपने। बिकॉज मैंने भी अपने करियर में देखा है कि लोग सुनते नहीं हैं, दे डोंट लिसन, दे जस्ट हेयर। और वो सुनते क्या है कि कोई आपसे बात कर रहा है, आपके दिमाग में चल रहा होता है इसको आंसर क्या देना है, करेक्ट, अब इसको क्या बोलना है, सेलेक्टिव लिसनिंग, कि अब मुझे पावरफुल कैसे बनना है, करेक्ट, मुझे इसको गलत साबित कैसे करना है। करेक्ट। एंड आई थिंक दूसरी जो आपने बात की बहुत खूबसूरत, अंडरस्टैंडिंग। जब आप ये समझ जाते हो कि वो इंसान अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसका कारण जानना शुरू कर देते हो, रादर देन देखो जरा कैसे बिहेव कर रहा है। अगर आप यहाँ से पर्सपेक्टिव शिफ्ट करके कि वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, रीजन अगर हमें पता चल जाए तो शायद हम वो भाव समझ पाएंगे और उसकी हेल्प कर पाएंगे। सिमरन, आप भी HR में रहे हो और आपने भी कई बार आपके पास भी एसोसिएट्स आए होंगे शॉप फ्लोर से, तो क्या कंप्लेंट लेके आते थे अपने बॉस से, सुपरवाइजर के बारे में? सुनते नहीं समझते नहीं है। हाँ, सुन तो दूसरा क्या अकड़ में रहते हैं अपनी। सुन तो लिया लेकिन मानते नहीं मेरी बात। हाँ, मतलब समझा नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तीसरा, सर वो सब कुछ है, ऊपर तो सब कुछ सुन लेते हैं, कहते हैं मैं समझ गया, लेकिन कभी भी इन्होंने जो है ना अपनी टीम में मुझे नहीं लिया। डज इट साउंड फेमिलियर? यस। एंड आई थिंक आपने बहुत सही नर्व्स पकड़ी है कि जो हम दिखाते हैं और जो फील होता है
वो बहुत अलग चीजें हैं। दिखावा तो हम बहुत करते हैं कि जी हम बैठे हैं साथ में, हम ये करेंगे वो करेंगे, बट क्या एक्चुअली हमने कभी उनके साथ बैठ के सुना है उनको कि उन्हें चाहिए क्या? एंड आई थिंक आपने बहुत सही बात करी है कि ये छोटी 3 चीजें कर ले तो चीजें बहुत बदल जाती है, पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। आप उनसे ये पूछ लें कि घर में सब ठीक है, एंड आई थिंक फ्लिप यस यस कंप्लीटली चेंज ऑफ माइंडसेट हो जाता है। मैंने खुद, सर मैं बताऊं आपको, मैंने खुद ये देखा है, दो मैं आई एम नॉट फ्रॉम आईआर बट आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद द यूनियन, और मैं उनके साथ सिर्फ बैठी और मैंने समझा, और मैंने सिर्फ इतना कहा उनसे कि मुझे ये समझ आया कि अगर मैं एक फैंसी ऑफिस में बैठी हूँ तो वो आपकी वजह से बैठी हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ जो इतनी मेहनत करते हैं वो मेरे से तो कभी भी नहीं होता, और आप जो मेहनत करते हैं आई थिंक उसी वजह से हमारी सैलरीज मिलती हैं। बिल्कुल सही है। और आप मानेंगे नहीं, मैंने जेन्युइनली वो फील किया था और मैंने वो बात कही, एंड एवरीबडी वाज कनेक्टेड कि मैम ऐसा कोई सोचता नहीं है हमारे बारे में। बिल्कुल सही कहा। और आप सोचो वो एक मोमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन का मेरे लिए कि क्या बात कर रहे हो, बट दिस इज अ रियलिटी। कहते मैम आप बोलते हैं बट ये कोई सोचता नहीं है, ना हमारे यूनियन लीडर सोचते, ना हमारे आईआर सोचते, ना ही हमारे कोई और हमारे लिए ऐसे सोचता है। तो आप ये सोचिए कि सिर्फ सोच चेंज करने से ही क्या पर्सपेक्टिव बना और कैसे कनेक्ट किए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल रियलिटी है, इसमें कहीं कोई जो भी आपने कहा ये केवल बात नहीं है, ये एक्चुअली सच है। इट इज। आप जैसे अभी मैंने, आपको पता होगा, मैंने एक छोटा सा अपना पर्सनल प्रोजेक्ट अभी किया आफ्टर लिविंग माय एक्टिव कॉर्पोरेट करियर, जी। एंड उसमें जो हमारे 2 साल का प्रोजेक्ट था, और उसमें जो हमारे जो भी एसोसिएट्स थे जो उन्होंने काम किया, आई रियली फेल्ट कि इतना ग्रैटिट्यूड मेरे अंदर आया है उनके लिए, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ उन्होंने खड़ी कर दी 2 साल के अंदर, और तब मैंने फील किया कि ये कितने इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम ऑलरेडी शॉप फ्लोर पे फील करते थे, बट चूंकि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती थी। नाउ यू हैव अ फ्री माइंड एंड यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ओन प्रोजेक्ट, तो और भी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड उनके लिए एक आता है। तो ये बात बिल्कुल सच है जो आप कह रही हैं, और इसमें कहीं ना कहीं अगर हम लोग सब लोग ये फील करने लगे हैं, और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारी जितनी भी पढ़ाई है जी स्कूल से, वो हमें यही सिखाती है कि भाई हाउ डू यू बिहेव प्रॉपरली, हाउ डू यू अपीयर इन फ्रंट ऑफ अदर्स। सो आप बिहेव प्रॉपरली विथ अदर्स, बट नोबडी टीचेज यू हाउ टू थिंक प्रॉपरली, यस। so how to behave with yourself, how to manage yourself, how to talk to yourself. हमेशा ये सिखाया जाता है हाउ टू टॉक टू अदर्स। जब आप ये सब आपने जैसे अभी क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई आपने ये फील किया कि उनकी वजह से हम ये कर रहे हैं, and that's not easy what they are doing. you have talked to yourself. हाँ. This is talking to yourself, and that is quite genuine, and that is called authentic leadership, that is authenticity. Yes. And once authenticity is there, immediately the relationship strikes, and you achieve the result which you cannot just expect. I Anything agree. unexpected results will be there. हाँ मिलते हैं सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वो मिलते हैं, बट आई थिंक वही बात है ना कि हम अपने अंदर झांक के देखना ही नहीं चाहते। देखना ही नहीं चाहते। हम गलतियां दूसरों में निकालना चाहते हैं, और अपनी गलतियां तो हमें वैसे भी नजर नहीं आती हैं, चाहे वो कहीं भी कह लो, यहाँ कह लो या कहीं कह लो। तो सर जैसे हम बात करते हैं कि जैसा कि आप कहते हैं कि आप ऐसे ही नहीं बने, बहुत सारे लोगों का योगदान है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बताइए मुझे कि जैसे हम बात करते हैं पॉलिसीज़ की, और जब हम बात करते हैं आईआर की, तो आईआर इज जस्ट मेकिंग पॉलिसी एंड एग्जीक्यूटिंग, या आपके लिए क्या है आईआर? देखिए, आईआर में मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ समय पहले आपने देखा था एक ऑपरेशन सिंदूर जी जब हुआ था, और उस समय कई तरह की कमेंट्रीज आ रही थी, कई तरह के व्यूज़ आ रहे थे, और उस दौरान हमारे एक्स आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे, उन्होंने पुणे में एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जेंटलमैन, वॉर इज नॉट अ बॉलीवुड मूवी। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल
कि आईआर इज़ नॉट बॉलीवुड मूवी कि 2 घंटा 3 घंटा के लिए आपका आईआर हुआ और उसके बाद ख़त्म हो गया। आईआर इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। इट्स नॉट एन एंटरटेनिंग स्टफ बट इट इज़ अ सीरियस रिलेशनशिप स्टफ आई वुड से। और इंडस्ट्रियल रिलेशन की जब बात करते हैं हम, तो नॉर्मली आप देखेंगे कि जो है कहीं भी हम बात करते हैं या किसी भी पढ़ाई में किसी एक जो पिक्चर इमर्ज होके आती है किसी के भी सामने, जी वो ये आती है कि वी आर टॉकिंग ऑफ लीगल थिंग्स, जी we are talking of disputes, we are talking of union management. Union management means always negotiating. जी ये तो बहुत बड़ा आता है सर कि काम क्या है अय्यर का, भाई यूनियन से नेगोशिएट कर लो, बिल्कुल लीगल रिन्यू चीजें करा कर लो, लो, लीगल चीजें एक्शन देख ले लो, लो, हाँ, वार्निंग लेटर इशू कर दो। बस तो ये सारी चीजें तुरंत दिमाग में आती हैं और इसी पे सारे जितने भी एमबीए कोर्सेज में कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर किए गए हैं। और इन्हीं टॉपिक्स को लेकर के जब पहली बार मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई और जब मैं गया जी वे बैक इन 1989 व्हेन आई जॉइंड अ कंपनी कॉल्ड उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दे आर जायंट्स इन वायर रोप्स। तो उनका एक स्टील प्लांट था जो उन्होंने टेक ओवर किया था बिरला से। जी तो वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी एंड दे वर डूइंग लॉट ऑफ एचआर ट्रांसफॉर्मेशन स्टफ। ओके सो दे हैड मेड सम स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एचआर। और उस समय जो आज का एचआर बीपी कॉन्सेप्ट है वो उस समय उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था एज शॉप फ्लोर पर्सनल ऑफिसर। ओके तो मेरी पहली पोस्टिंग एज अ ट्रेनी वाज शॉप फ्लोर पर्सनल ऑफिसर। और मैं जब वहाँ पे गया और मुझे बताया गया कि मुझे ये रोल दिया जा रहा है, तो सडनली आई वाज टेकन अबैक कि मैं शॉप फ्लोर में मैंने इतनी पढ़ाई की, मैंने इतनी सारी एक्सपेक्टेशन के साथ आया था कि मैं ये करूँगा, पॉलिसीज बनाऊंगा एंड ऑल दैट। यही वाला क्वेश्चन था मेरा आपने ले लिया कि आप तो एचआर के हैं, तो ये शॉप फ्लोर पे आप क्या कर रहे थे? ओह वेरी गुड। तो देखिए मैंने प्रोएक्टिवली आपका जो क्वेश्चन पहले ही कह दिया। जी तो यही हुआ बेसिकली। तो वहाँ हम पहुँचे तो हमारे बॉसेस ने जो है वो डेफिनेटली हमें कन्वे किया कि देयर विल बी 4 पर्सनल ऑफिसर्स एंड जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एरिया था शॉप फ्लोर में, क्योंकि उस कंपनी के अंदर दैट कंपनी हैड अ हिस्ट्री ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। ओके एंड कंपनी को टेक ओवर करने के बाद काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन किया गया था। तो कंपनी एक स्टेबल पीरियड में आ रही थी and they wanted to really engage with people and implement lot of stuff on TQM and HR transformation. ओके But at the same time keep people जो जितने भी हाइजीन इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना। इसके अलावा जितने भी यूनियन मेंबर्स हैं और द डायरेक्ट वर्कमैन कनेक्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट का बढ़ सके, ये एक एजेंडा था जिसके ऊपर काम करना था। तो आपने शुरुआत वहाँ पर उनके लिए पॉलिसी बनाने से शुरू किया या कैसे, मतलब क्या रोल प्ले किया आपने वहाँ पर? नो पॉलिसी एट ऑल। क्या बात कर रहे हो? नो पॉलिसी? वहाँ तो सीधा ये था कि भाई आप गए और आपको फर्स्ट डे से बिल्कुल शॉप फ्लोर में जा करके एंड यू हैव टू एंगेज विद पीपल। अच्छा हाँ, दैट वाज नॉट, आई मीन द आइडिया वाज, द टारगेट वाज कि 3 महीने के अंदर यू शुड बी नोइंग ईच एंड एवरीबॉडीज नेम, देयर फैमिली मेम्बर्स, ओके और उसके बाद उनके साथ आप कनेक्ट करके और कितनी जल्दी आप अपनी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। एंड दैट एरिया वाज स्टील मेल्टिंग शॉप। 2 बड़े बड़े इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस थे 35 टन के, और हीट डस्ट एंड फ्यूम से भरा हुआ पूरा एरिया था। आई मीन देवर मेजर्स पॉल्यूशन के लिए, पॉल्यूटेंट्स के लिए सारे मेजर्स थे, बट वर्किंग कंडीशंस वाज वेरी वेरी टफ। और नॉर्मली हम लोग एमबीए करके ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम जाएंगे और ऑफिस में बैठेंगे और पॉलिसी बनाएंगे, फैंसी ऑफिस, Fancy office कंप्यूटर and पे ही all तो काम that. करना है। and that was a big shocker at that particular time. ओह and हमारी सीट्स डेफिनेटली एचआर डिपार्टमेंट में थी, बट माय बॉस यूज्ड टू चेक एट 9 o'clock बिकॉज वी आर सपोज टू गो टू द शॉप फ्लोर एट 9 o'clock। वहाँ जा करके हमें जो है कम से कम 3 से 4 घंटे बिताने होते थे, करीब 12 बजे तक। अच्छा और वहाँ पे जितनी भी हमारी मीटिंग्स होती थी या जो कुछ भी वहाँ से फीडबैक होता था वो हमें बॉस को अपने जो भी मैनेजर थे उनको कलेक्ट करके बताना होता था। एंड देन अगेन हैव लंच एंड देन अगेन गो फॉर 2 hours इन द सेकंड हाफ। ओके ये हमारा स्टार्टिंग असाइनमेंट था। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड इट स्टार्टेड लाइक दैट। एंड एक कैंपस था झारखंड में
It was 45 kilometers away from Ranchi, my birthplace. ओहो, रांची से हैं। जी, जी, रांची ए, अभी धोनी के शहर से। जी, बिल्कुल। धोनी साहब ने बहुत अच्छी रांची को पहचान दिला दी। जी। उनके लिए उनका शुक्रिया। और उन्होंने बहुत अच्छी मूवी बनाई है, तो मैं भी 5-6 साल क्रिकेट खेला हूँ। अच्छा। हाँ, वाओ। तो उनकी मूवी देख करके कई सारी चीज़ों से मैं इको कर रहा था, मेरे सेंटिमेंट्स इको कर रहे थे, रिलेट कर रहे थे काफ़ी चीज़ें से। वेरी ब्यूटीफुल। तो ये सारी चीज़ें भी तो हम कभी ये नहीं सोच पाए थे कि हमारे लाइफ टाइम में रांची में कभी भी क्रिकेट स्टेडियम होगा जिसमें इंटरनेशनल मैचेस होंगे। अच्छा। रांची से कोई इंटरनेशनल प्लेयर मिलेगा जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा और इतना बड़ा प्लेयर होगा। सो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी आप कहें एक ड्रीम कम ट्रू वाला एक स्टेज जो हम कभी सोचते थे, फील करते थे कि यहाँ से कोई जाए, वाओ। वो चीज़ हुई है। तो हमारे लिए उनको आपके पॉडकास्ट के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। द वे Very ही हैज़ nice. कम अप। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और आपने जो विजडम अपनी शेयर की, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपने वो चीज़ों को बहुत आसान वे में हमें समझा दिया। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे शो पे आने का, एंड आई एम एब्सोल्युटली ऑनर्ड अगेन टू हैव यू ऑन माय शो। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू वेरी मच।